हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 से लेके 3 तक अपलोड किया जा चुका है। इसमें हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये आपको एमसीक्यू बेस्ड जितने भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको मदद करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो जिस लिस्ट 1 में जो है तो ट्रीटी दी हुई है और लिस्ट 2 में जो है तो वो किस वर्ष साइन हुई है उसके बारे में दिया गया है। तो हमको इसको मैच करना है। तो पहला है साल्ट 1। जो साल्ट 1 हुआ था ये आपका 1972 में हुआ था। साल्ट 2 ये आपका हुआ था 1979 में। स्टार्ट फर्स्ट जो हुआ था 1990 में हुआ था। और आईएनएफ ट्रीटी ये आपकी हुई थी 1987 में। तो ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। आइए देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। साल्ट 1 जो है तो साइन किया गया था 1972 में। साल्ट 2 जो है तो साइन किया गया था 1979 में। स्टार्ट फर्स्ट जो साइन हुआ था 1990 में हुआ था। और आईएनएफ ट्रीटी जो साइन हुई थी 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द रिजीम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रिजीम थ्योरी है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या करेक्ट है। पहला है, इट इज एन अटेम्प्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर इन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। तो रजीम जो थ्योरी होती है ये एनार्किक इंटरनेशनल स्थिति में कुछ रूल्स बनाती है जिसके द्वारा स्टेट्स के बिहेवियर को गवर्न किया जाता है। तो जो आपको पहला ए स्टेटमेंट है वो ट्रू है। दे आर रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्लेस नहीं करते बल्कि इस बेस पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट है, मेजर पावर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो मेजर पावर जो होते हैं इस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि जो मेजर पावर हूँ अपने रूल्स को किसी अन्य स्टेट्स पर जो तो थोप नहीं सकते, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे हैव बीन डिफाइंड बाय द प्रिंसिपल्स नॉन रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो ये रिजीम थ्योरी के 4 एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल्स, नाम, रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो ये भी जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है ए एंड डी ऑनली है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th नंबर ऑप्शन होगा, ए एंड डी ऑनली। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। रिजीम थ्योरी क्या होती है। रिजीम थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है जो यह बताती है, एक्सप्लेन करती है कि इंटरनेशनल रिजीम किस प्रकार से वर्क करता है। इंटरनेशनल रिजीम्स डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स के द्वारा। ये जो होते स्टेट्स के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। रिजीम्स थ्योरिस्ट का मानना है कि रिजीम्स जो होती है वो हेल्प करती हैं मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ एनार्की। जो एनार्की का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसको कम करने में मदद करती है क्योंकि ये फ्रेमवर्क तैयार करती हैं किस प्रकार कोऑपरेशन किया जाए, सहयोग किया जाए एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ। अब जो करेक्ट स्टेटमेंट था पहला स्टेटमेंट था क्योंकि जो रिजीम थ्योरी होती है ये बेस्ड ऑन होती है जैमसन की जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये एनार्किक होता है। एनार्किक का मतलब होता है कि कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है जो रूल को या इन्फोर्स कर सके या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। तो रिजीम थ्योरी मानती है कि ये एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड कराती है कि ताकि जो स्टेट्स है वो आपस में कोऑपरेट कर सकें और उनके जो मैटर हैं उसको इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करके उसको सॉल्व कर सके एनार्किक इन्वायरमेंट में। जो अराजकतापूर्ण माहौल होता है उसमें बातचीत के माध्यम से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट था, दे आर डिफाइंड बाय प्रिंसिपल्स, नॉर्म, रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। तो ये रिजीम थ्योरी के 4 मेन एलिमेंट कहे जाते हैं, प्रिंसिपल्स, नॉर्म, रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं ब्रॉड गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी रिजीम्स के। नॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्म्स होते हैं शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, यानी एक दूसरे के साथ क्या एक्सपेक्टेशन शेयर की जा रही है कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए स्टेट्स को। रूल क्या होते हैं। रूल होते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जिसको स्टेट्स को फॉलो करना होता है रिजीम के साथ बने रहने के लिए। और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है मैकेनिज्म होता है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ रिजीम है उसमें डिसीजंस को बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए।
अदर स्टेटमेंट जो थे पहला था कि ये जो है तो रिजीम्स जो है तो कलेक्ट रिप्लेस करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को। तो रिजीम जो है तो कभी भी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्लेस करने की इंटेंट नहीं रखते। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, डिजाइन किया जाता है किसी भी देश के जो अग्रेशन होते हैं, जो रूल्स का वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ। तो रिजीम जो है तो डिजाइन प्रमोट करती है कोऑपरेशन टू मैनेज डिस्प्यूट्स। मेजर पावर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म, ये स्टेटमेंट था। तो मेजर पावर जो है तो कोशिश करते हैं कि वो रूल के आधार पर रूल प्रमोट करें, रूल्स को इन्फोर्स करें रिजीम्स को, लेकिन वो ऐसे उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो इसको हर देश पर लगा सके, क्योंकि रिजीम आर बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व। ए मेजर पावर कैन नॉट इम्पोज देयर विल ऑन अदर, जो अपने जो इच्छा है मेजर पावर वो अदर स्टेट्स पर इम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कूल्स ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी। तो न्यू राइट आइडियोलॉजी से कौन से स्कूल संबंधित है? ऑस्ट्रियन स्कूल, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यूयॉर्क स्कूल्स। तो इसमें से जो ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन स्कूल्स और शिकागो स्कूल है यह न्यू राइट आइडियोलॉजी से संबंधित। फ्रैंकफर्ट स्कूल आपका जो है तो क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी से संबंधित है। न्यूयॉर्क स्कूल आपका पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी होगा, ए एंड बी एंड फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन जो है तो आपका करेक्ट है। तो ऑस्ट्रियन स्कूल्स और शिकागो स्कूल ये दोनों न्यू राइट से संबंधित हैं। ऑस्ट्रियन स्कूल्स क्या करते हैं? ऑस्ट्रियन स्कूल्स है इकोनॉमिक थॉट है जो इम्फेसिस करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को और फ्री मार्केट्स को। शिकागो स्कूल का क्या काम है? शिकागो स्कूल भी एक इकोनॉमिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स है। इसका इम्फोसिस होता है फ्री मार्केट्स में और मोनेटरिज्म में। फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल और न्यूयॉर्क स्कूल जो वो है ये न्यू राइट से संबंधित नहीं है। फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है ये क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी से संबंधित है। वहीं पर जो न्यूयॉर्क स्कूल्स है वो जो है तो पोस्ट मॉडर्निज्म और डिकंस्ट्रक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन क्रॉनिकल आर्डर। तो क्रॉनिकल आर्डर में आपको इन ट्रीटीज को करना है कब ये जो तो साइन की गई थी इंटरनेशनल ट्रीटी। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये साइन किया गया था आपका 1945 में। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियन 1648 में साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये आपका 1919 में साइन किया गया था। और ट्रीटीज ऑफ उट्रेच्ट ये आपका 1713 में साइन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट होगा पहला बी होगा, फिर डी होगा, बी डी सी ए, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो करेक्ट आंसर है थर्ड है बी डी सी ए। तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीटीज। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो साइन हुई थी 1648 में। ट्रीटी ऑफ उट्रेस्ट आपका साइन हुआ था 1713 में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन हुई थी 1919 में हुई थी। और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो साइन हुआ था वो 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन स्टेटमेंट सही है कौन नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट है issues of peace and security are decided by two-third majority including the 5 members बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें पीस और सिक्योरिटी के जो मैटर हैं उसको 2/3 मेजॉरिटी से डिसाइड किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन एडुकेट मैनर। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो सभी पूरे विश्व के जितने भी कंट्री हैं उसको एडुकेट तरीके से मैनर रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो गलत है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका सही है। तो इसका स्टेटमेंट 1 ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। कैसे ट्रू है? जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है तो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनको जनरल असेंबली जो है तो इलेक्ट करती है 2 इयर्स के टर्म के बेसिस पे। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी इशू होते हैं पीस और सिक्योरिटी से संबंधित तो 9 मेंबर्स के द्वारा इसको अप्रूव करना जरूरी होता है, जिनमें ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनका जो है तो वोट जरूरी है। यानी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर होता है। उनमें से किसी ने अगर उसको नहीं साइन या उसके पक्ष में वोट नहीं किया तो वो जो तो पास नहीं होता कोई भी इशू सिक्योरिटी काउंसिल में।
अब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है देख लेते हैं। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो सही तरीके से, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, इनमें अधिकतर जो है तो वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही डोमिनेटेड किए जाते हैं। तो इसलिए जो है तो ये नहीं कहा जा सकता कि एडुकेट तरीके से वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट हेल्थ। इन्वायरमेंट का फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ जो है तो पहली बार आयोजित किया गया था? तो ये आपका स्टॉकहोम में किया गया था 1972 में। अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर होगा स्टॉकहोम 1972। तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था, यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। ये जून 5 से 16 जून तक किया गया था 1972 में। इसके द्वारा जो है तो डिक्लेरेशन किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट और स्टॉकहोम एक्शन प्लान का। इन दोनों को अडॉप्ट किया गया था। अदर जो ऑप्शन थे उसमें रियो डी जोनरी है। रियो डी जेनिरो जो है तो यूनाइटेड नेशन यूएन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्वायरमेंट एंड डेवलप पर। ये हेल्ड किया गया था रियो डी जेनिरो ब्राजील में 1992 में। कोपहेगन जो हुआ था ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कोपहेगन डेनमार्क में किया गया था, ये 2009 में हुआ था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो हुआ था वो कायरो इजिप्ट में हुआ था 1994 में। तो जो अदर ऑप्शंस में जो दिए हुए थे वो सभी कॉन्फ्रेंस जो है तो 1972 के बाद हुए। तो इसलिए पहला जो सबसे पहला हुआ था वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। तो ये थे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंधित पीवाईक्यूज। ये आपको कैसे लग रहे हैं आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो आने वाले वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।